सारी ईवीएम प्रैक्टिकली मतलब थियोरिटिकली सारी ईवीएम मैनिपुलेट की जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली सारी ईवीएम्स को मैनिपुलेट करना न सिर्फ ये कि करना मुश्किल है बहुत, बल्कि बेवकूफी भी होगी। बूथ कैप्चरिंग मालूम होना खत्म हो गया। ईवीएम से बूथ कैप्चरिंग का पता लगना खत्म हो गया। अगर एक ईवीएम, 5 ईवीएम, 10 ईवीएम कैप्चर कर ली गई हैं, तो किसी के पास ये जानकारी ही नहीं होगी कि कौन सी ईवीएम कैप्चर की गई। सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री माना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स को, और उसकी हम एग्जाम्पल देते हैं। वहां ईवीएम नहीं है। नंबर 1, जर्मनी के अंदर लगाने की कोशिश की गई, वहां के जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने उसके ऊपर रोक लगा। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जिसमें युगांडा भी शामिल, जिन्होंने लगाने की कोशिश की, हमसे खरीदने की बात हुई उनकी, और उन्होंने मना कर दिया फाइन। बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि उन्होंने ईवीएम लगाने से इनकार किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। कर्नाटक चुनाव को लेकर अब तक जितने भी प्री पोल सर्वे आए हैं, उसमें कांग्रेस की जीत दिखाई दे रही है। कुछ सर्वे 100 से ऊपर सीटें, आमतौर पर 120 से 140 के बीच दे रहे हैं, तो कुछ 100 से 110 दे रहे हैं। तो ये तो तय है कि कर्नाटक में कांग्रेस की इस बार सरकार बनेगी, ऐसा लग रहा है। लेकिन एक सवाल फिर से उठता है कि क्या यह सब कुछ इतना आसान है, जबकि कई बार ऐसा देखा गया है कि विपक्षी पार्टियों की लहर के बावजूद हार हुई है और सत्ताधारी पार्टी भाजपा जीती है। वजह ईवीएम रही। ईवीएम पर देश में बड़े बड़े सवाल उठते रहे हैं। उसकी भरोसे, उसकी विश्वसनीयता, उसकी टेक्नोलॉजी को लेकर उठते रहे हैं, और उन सवालों को सबसे पुरजोर तरीके से जो लोग उठाते रहे हैं, भारत में उनका एक प्रमुख नाम है गौहर रजा। गौहर रजा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। वह पेशे से वैज्ञानिक भी हैं और जानकार भी हैं ईवीएम के। आइए उनसे समझते हैं कि जो सर्वे दिखाई दे रहे हैं, वह क्या ईवीएम के रहते इतनी आसानी से आ जाएंगे, या चिंताएं कुछ हैं। जी सर। अजय, इसमें 2-3 बातें समझने की है। पहली बात तो ये समझने की है कि सर्वे जितने किए जाते हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। और उसकी सीधी और साफ, बहुत आसान सी वजह यह है कि जब आप सर्वे करते हैं तो उसमें स्टैंडर्ड एरर एक चीज होती है। यानी उसका मतलब होता है कि उन्हीं लोगों के बीच में वही लोग जाकर के उसी प्रश्नावली को लेकर के अगर दोबारा सर्वे करें, तब भी 5% का, 10% का उसमें फर्क आ जाएगा, खास तौर से ऐसे सर्वे। जी। तो जिसका मतलब यह है कि 5%, 10% के ऊपर तो जाहिर है कि सरकारें बनती और बिगड़ती हैं, लोग जीतते और हारते हैं। 5%, 10% बहुत बड़ा होता है। तो मेरे जैसा आदमी जो थोड़ी बहुत जानकारी रखता है मैथमेटिक्स की और स्टेटिस्टिक्स की, वो इन सर्वेज के ऊपर यकीन कर ही नहीं सकता। नंबर 1। लेकिन इसमें यह समझना जरूरी है कि कर्नाटक से जो खबरें आ रही हैं, वो ये सारे दिग्गज उसी तरह से जैसे भाप लेते हैं कि हवा कहाँ चल रही है, उसके बाद सर्वे वैसा ही आना शुरू हो जाता है। वो इंडिकेशन तो है एक लेवल के ऊपर कि इस बार ऑपोजिशन वहां का, जिस तरह सरकार तोड़ के सरकार बनाई गई थी, उसके खिलाफ वहां हवा चल रही है। और उसकी वजह यह है कि वहां की सरकार 40% की सरकार कही जाने लगी, और उसने लोगों के दिमाग को बदला है, वहां की जनता की आवाज। अब आते हैं ईवीएम के ऊपर। मेरी जितनी पढ़ाई है, मैं इंजीनियर रहा हूं। मैंने आईआईटी से एमटेक किया। जिस जमाने में, उस जमाने में माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर पढ़ाई शुरू हो चुकी थी हम लोगों की। उसके बाद भी मैं टच में रहा हूं, तो मेरी जितनी जानकारी है उसके हिसाब से ईवीएम के अंदर हस्तक्षेप किया जा सकता है, पहली बात ईवीएम को लेकर। दूसरी बात ये कि जो साइंटिस्ट हमारे देश के हैं, यहां से बैठ करके वो चांद के ऊपर तो मैनिपुलेट कर सकते हैं,
जी। एक मशीन को जब हमने चंद्रयान भेजा या जब हमने मंगलयान भेजा, और ये कोई कहे कि वो कोई साइंटिस्ट जो है, कोई टेक्नोलॉजिस्ट जो है, वो ये छोटी सी मशीन जो आपके करीब में होती है, जो आपके पास रखी हुई होती है, उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ये उन साइंटिस्ट की, हमारे अपने साइंटिस्ट की एक बेइज्जती हो, एक लेवल की हो। तो मेरा ये यकीन है कि कोई भी मशीन हो, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता। अब सवाल ये है कि बहुत सारे सवाल इससे जुड़े हुए हैं, जिसमें इलेक्शन कमीशन लगातार कहता रहा है और एक बड़ा धड़ा कहता रहा है लोगों का, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं और टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, जो ये कहते हैं कि अगर होती तो लोग हारते क्यों, ऑपोजिशन क्यों हारता, ऑपोजिशन क्यों जीतता, जीतता। इस तरह की चीजें कैसे हो रही हैं वगैरह। तो उस पे मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं। आपने सही कहा कि ये मेरी चिंता का एक विषय रहा है ईवीएम को लेकर। मेरा मानना ये है कि सारी ईवीएम प्रैक्टिकली, मतलब थियोरेटिकली सारी ईवीएम मैनिपुलेट की जा सकती, लेकिन प्रैक्टिकली सारी ईवीएम्स को मैनिपुलेट करना ना सिर्फ ये कि करना मुश्किल है बहुत, बल्कि बेवकूफी भी होगी। जो लोग ईवीएम को मैनिपुलेट करते होंगे, अगर मान लेते हैं हम कि करते हैं कुछ लोग मैनिपुलेट, तो फिर ये सबसे बड़ी बेवकूफी की बात होगी उनके लिए कि वो सारी ईवीएम को करें मैनिपुलेट। तो वो सिलेक्टिव ईवीएम्स को ही मैनिपुलेट करते हैं, जिससे कि हार और जीत डिसाइड हो जाए। हर ईवीएम को करने की जरूरत नहीं, मैं वहीं पर ही करूंगा जहां जीत रहा हूं, वहां करने की जरूरत नहीं। सिंपल तरीके से अगर इसे देखें तो ये थोड़ा सा मुश्किल है मैथमेटिकली, लेकिन अगर सिंपल तरीके से देखें तो वहां जहां मैं जीत रहा हूं, वहां क्यों मैनिपुलेट करूं? तो मैं मैनिपुलेट उन जगहों पे करूंगा जहां हारने के चांसेस हैं, या जहां कांटे की टक्कर है, उन जगहों के ऊपर मैनिपुलेट कर। तो ये सारी चीजें पहले से डिसाइड कर लूंगा कि मुझे कैसे और कितनी मैनिपुलेट कर। इनमें गलती के चांसेस हो जाते हैं। इसमें गलती के चांसेस दो वजह से हो जाते हैं। एक तो अगर मैंने ये डिसाइड किया कि 10% मैं ईवीएम मैनिपुलेट करने जा रहा हूँ, यानी 100 में से 10 कर रहा हूं, तो जरूरत हो सकता है कि 50 ईवीएम मैनिपुलेट करने की हो जाए, लोग एक तरफा वोट डालने चले जाएं कहीं पर, और जिन जगहों पे मुझे यकीन था कि मुझे मिलने जा रहा है वहां ना मिले, तो हमेशा मैनिपुलेशन में एक प्रॉब्लम ये रहे। दूसरी बात समझने की बहुत जरूरत है कि मान लीजिए केरल के अंदर बीजेपी जीत ही नहीं सकती, मान लेते हैं कि बीजेपी मैनिपुलेट कर रही है, तो अब बीजेपी पंजाब में और केरल में जीत ही नहीं सकती, तो ऐसे में जो मैनिपुलेट कर रहा है उसको क्या मैनिपुलेट करे? फिर वो मैनिपुलेट करेगा कि जिसको वो जिताना चाहता है, यानी सीपीएम मेरी बड़ी दुश्मन है अगर उस जगह के ऊपर, तो मैं कांग्रेस के लिए मैनिपुलेट करूं। अगर पंजाब में कांग्रेस बड़ी दुश्मन है मेरी, तो मैं फिर केजरीवाल के लिए करूं मैनिपुलेट। और इससे ये भी साबित हो जाएगा कि देखिए साहब, ईवीएम तो ठीक काम कर रही है, वरना ये कैसे जीतते, वरना तो बीजेपी ही जीत जाती है यहाँ पे। तो सर बीजेपी जीत ही नहीं सकती, बिल्कुल ये बात खुल जाती। अगर पंजाब में बीजेपी बना ले आज, मान लीजिए, तो ये बात तो खुल जाएगी, चोर पकड़ा जाएगा। तो इसका ये मतलब लोग तो ये शातिर हुआ लोग सर, इसका मतलब तो ये हुआ कि ये कंप्लीट एक इकोसिस्टम बन गया है, और इस इकोसिस्टम में आप कहीं एक पार्ट हैं, आप तय नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब तो आपका ये है कि वो उनकी इच्छा है, उनका माया जाल है, जिसके आप एक जमूरे हैं, एक भागीदार हैं, और वह जब जहां आपको सेट कर दे वैसे सेट हो जाते हैं। कभी लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हो गई है, और कभी लगता है कि लोकतंत्र जाग उठा है। आप अजय बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, और इसको इस तरह से भी देखिए आप कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, और दुनिया की हर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये बात सही साबित होगी शायद, कि हमने आजादी के बाद एक तरह की बराबरी अपने हर नागरिक को दी, और वो थी वोट की बराबरी की आजादी। हम इकोनॉमिक बराबरी नहीं दे पाए, हम एजुकेशनल बराबरी नहीं दे पाए, हम घर हर एक को नहीं दे पाए कि भाई घर भी
बराबर का मिल जाए लोगों को। शौचालय हम भी अभी बराबर दिया नहीं जा कर, रहा है सर, शौचालय भी अब दिया जा रहा है 75 साल बाद। शौचालय अब दिया है। जी। तो शौचालय तक की तो बराबरी दे नहीं पाए, एक बराबरी दी थी, वोट। यानी मेरा वोट और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वोट और अडानी का वोट सब बराबर थे। तो इस बराबरी को तोड़ने की कोशिशें लगातार होती रही, इस बराबरी को खत्म होने की करने की कोशिशें लगातार होती रही। हमें मालूम है कि बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, हमें मालूम है कि लोगों से कह दिया जाता था कि पैसे दे देंगे तुमको, तुम वोट इसको नहीं इसको डालना, वगैरह वगैरह। ये आज भी चल रहा है और इसकी खबरें लगातार आती रहे। तो ये जो बराबरी है, इसके लिए सबसे बड़ा खतरा हमको ईवीएम से, और इसलिए बड़ा खतरा है कि जब बूथ कैप्चरिंग होती थी, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर देते हैं वो लोग जो ईवीएम के फेवर में बात करते हैं, और लगातार इलेक्शन कमीशन भी उसकी बात करता है। ये मुद्दा उनके सामने के, देखिए साहब, बूथ कैप्चरिंग खत्म हो गई, बूथ कैप्चरिंग मालूम होना खत्म हो गया, ईवीएम से बूथ कैप्चरिंग का पता लगना खत्म हो गया। अगर एक ईवीएम, 5 ईवीएम, 10 ईवीएम कैप्चर कर ली गई हैं, तो किसी के पास ये जानकारी ही नहीं होगी कि कौन सी ईवीएम कैप्चर की गई या नहीं की गई, आपको यकीन ही नहीं हो सकता। पहले जमाने में हमें मालूम था कि इस पॉलिटिकल पार्टी के इस लीडर ने इस बूथ को कैप्चर किया और लठ लेके वो खड़े। आज वो खत्म ही हो गया मामला, बिल्कुल पूरी तरह से छुपा दिया ईवीएम ने कि बूथ कैप्चरिंग हुई। बार बार ये कहा जाता है कि वो जमाना लौट आएगा अगर भी ईवीएम हटा दी जाए तो। मेरा ये कहना है कि आज हर नागरिक के पास एक कैमरा मौजूद, अगर बूथ कैप्चरिंग कोई करेगा तो कम से कम मुल्क को मालूम होगा कि इसने किया। ईवीएम में सबसे बड़ा खतरा यह है कि मालूम ही नहीं, मैनिपुलेशन किया गया नहीं किया गया, मैनिपुलेट अगर हुआ है तो किसने किया, वो ऑपोजिशन वाले कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, पाकिस्तान में बैठी आईएसआई कर रही है, अमेरिका में बैठी सीआईए कर रही है, या चीन में बैठी कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, मालूम ही नहीं। तो ये डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा है और ये सवाल लगातार हमें उठाते रहना चाहिए। अच्छा सर, आप इसलिए चूंकि लगातार इस बात पर काफी जोर देते हैं, अपनी बात कहते हैं, तो दुनिया में कई जगह ईवीएम खत्म, तो वहां उन मुल्कों में क्या सवाल उठे, पॉलिटिकल पार्टीज ने कैसे सवाल उठाई? क्योंकि भारत में आप या आप जैसे और बुद्धिजीवी या थोड़े बहुत कुछ कुछ पार्टियां ये सवाल बीच बाच में उठाती, उसके बाद वो भूल जाती। उन मुल्कों में जो ये ईवीएम को लेकर बवाल हुए, सवाल उठे, तो वो क्या था, थोड़ा संक्षेप में बताइए जिससे ये जनता समझ पाए कि आखिरकार ईवीएम के खिलाफ लड़े तो लड़े कैसे और अपनी बात को साबित करे तो करे कैसे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां तो तैयार नहीं। सही बात है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री माना जाता है यूनाइटेड स्टेट्स को, और उसकी जी। हम एग्जाम्पल देते हैं। वहां ईवीएम नहीं है, नंबर है। जर्मनी के अंदर लगाने की कोशिश की गई, वहां के जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने उसके ऊपर रोक लगा दी। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंट्रीज हैं, जिसमें युगांडा भी शामिल, जिन्होंने लगाने की कोशिश की, हमसे खरीदने की बात हुई उनकी, और उन्होंने मना कर दिया फाइनली। बांग्लादेश के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि उन्होंने ईवीएम अभी अभी लगाने से खत्म। इनकार कर, जी। रिसेंटली हुआ है खत्म। ये कि खत्म कर दिया। बात ये है कि इसमें सबसे बड़ा आर्गुमेंट जो दिया जा रहा है, जो लीगल आर्गुमेंट दिया जा रहा है खत्म करने के लिए, वो ये है कि बटन दबाने के बाद आपको पता नहीं होता कि आपका वोट कहाँ गया। जब आप बैलेट से कर रहे होते हैं तो आप ठप्पा लगाते हैं और कहते हैं ये रहा मेरा वोट और ये मैंने वोट बॉक्स में डाल दिया, आपको पूरा यकीन है कहाँ गया वो। ईवीएम में ये सब कुछ छुप जाता है, जो वीवीपैट लगाया गया है उसके बावजूद ये सब कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि वीवीपैट तो हम काउंट ही नहीं कर रहे, बिल्कुल। उसमें तो हम 1% की बात कर रहे हैं, कम काउंट करने की बात कर रहे हैं, वो सारा मैनिपुलेशन वहां हो सकता है। टेक्निकली मैं ये जानता हूं कि अगर 100% सच्ची बात और सच्चाई हो पूरी तरह से, तो भी जो मैकेनिकल वीवीपैट है वो और जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मशीन है, ये दोनों कभी मैच नहीं करेगी, अगर सब कुछ ईमानदारी से हो तभी।
टेक्निकली मैच करना बहुत मुश्किल है। इसलिए लगातार वो लोग जो ईवीएम के फेवर में हैं, वो नहीं चाहते कि वीवीपैट की एक लिमिट से ज्यादा मशीनों को काउंट किया जाए या उन्हें रखा जाए। और जहां-जहां काउंट की गई है उसके ऊपर भी सवाल उठे हैं कि वहां मैच नहीं किया है। आखिरी सवाल ये सर कि जब इतनी खतरनाक चीज है, आपने एक महत्वपूर्ण बात ये कही कि जो एक वोटर है और उसकी जो एक बराबरी है, उस बराबरी को यह खत्म कर रहा है। बाकी क्षेत्रों में तो असमानताएं हैं ही, वोट देने के क्षेत्र में भी मर्जी और अपनी इच्छा को ईवीएम खत्म कर रहा है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है देश में तानाशाही आ रहा है, कुछ लोग कहते हैं फांसीवाद आ गया है। ऐसे में अगर ये स्थितियां हैं और ईवीएम को लेकर कोई देश में बड़ा मूवमेंट नहीं है, तो भविष्य की राजनीति अगर ईवीएम तय करेगा, तो फिर तो ईवीएम कल को रह ही नहीं जाएगा कि वोट भी दे पाए, अगर ये स्थिति बनी देखिए रही। अजय, आप बिल्कुल सही बात, आपने सही मुद्दा फिर से उठाया है। इसमें हो क्या रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज एक कदम आगे बढ़ाती हैं, दो कदम पीछे पीछे रह इस मुद्दे के ऊपर कर लेती हैं। और उसकी वजह बड़ी सामने की है। कांग्रेस के जमाने में ईवीएम लगाई गई, बिल्कुल। उनके लिए पूरी तरह से इसे अपोज करना मुश्किल हुआ जा रहा है। हम्म, जो लेफ्ट पार्टीज हैं, उनके अंदर एक कंफ्यूजन है इसको सवाल को लेकर के, वो वहां बटे हुए ख्यालात। हम्म, वो जो पार्टीज हार जाती हैं, वो जोर से इस सवाल को उठाती हैं, और ठीक है। जैसे ही जीत जाती हैं वैसे ही वो कदम वापस ले लेती हैं। हम्म, तो ये कंफ्यूजन जो है, ये हम्म, लगातार चल रहा है मुल्क हम्म, के अंदर। हम्म, इसमें मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद अभी पॉलिटिकल पार्टीज से नहीं, हम्म, वरना पॉलिटिकल पार्टीज को मेरे हिसाब से ये कहना चाहिए कि आप इलेक्शन में ईवीएम अगर नहीं हटाएंगे तो हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में ये एक फर्म मैसेज देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि हम पार्टिसिपेट नहीं करने जा रहे, जीते या हारे सवाल हम्म, नहीं है। सवाल यह है कि ईवीएम हटाइए, हमें इस पे यकीन नहीं। पर ये अभी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करने जा रही हैं। मुझे नहीं लगता, वो कोशिश में है कि शायद जीत जाए हमारा जो कर्नाटक, सर्वोच्च न्यायालय, विपक्ष जीत जाए इसमें। हाँ जीत जाए, या सर्वोच्च न्यायालय कुछ कर दे तो कर दे, हम ये स्टैंड लेने नहीं जा रहे। अवाम के अंदर, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में गया हूं हम्म, और मैंने ये सवाल उठाया है आम लोगों के बीच में, हम्म, जो मोदी के साथ रहे, जो बीजेपी के साथ रहे, जो आरएसएस के लोग हैं, वो भी ईवीएम पे यकीन नहीं रखते। हम्म, तो अवाम के बीच में ईवीएम का यकीन बहुत ही कम है, हम्म, मिनिमम लेवल के हम्म, ऊपर। तो मुझे अल्टीमेटली उम्मीद है जनता से हम्म, कि वो बहिष्कार करने के लिए खड़ी होगी किसी रोज, कि ईवीएम से हमको इलेक्शन का वोट नहीं डालना है। आप अगर बैलेट लेकर के आ रहे हैं तो हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं, वरना अगर यहाँ भी आपने एक गैर बराबरी खड़ी कर दी है तो हमें ये एक्सेप्टेबल नहीं है, हम ये नहीं। शुक्रिया सर। उस दिन का हम इंतजार करेंगे जब जनता की चेतना इतनी उन्नत हो जाएगी, जब वह वोट का बहिष्कार करे ईवीएम को लेकर, क्योंकि ईवीएम की सवारी पार्टियों से है और पार्टियों की सवारी जनता से है। ऐसे में हमारे देश में लोकतंत्र के खात्मे की बहस और फांसीवाद यानी तानाशाही की बहस भी सिरमौर है, इस समय चल रही है। वैसे में कर्नाटक चुनाव हो रहा है और हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कर्नाटक चुनाव की जीत का जो सेहरा है वो कांग्रेस पहनेगी या नहीं पहनेगी, इसमें ईवीएम तय करेगा। और गौहर साहब कह रहे थे कि ईवीएम कब कहाँ इस्तेमाल कैसे करना है, कब जिता देना है और कब हरा देना है, यह वो ईवीएम का इकोसिस्टम तय करता है, हम और आप नहीं तय करते। हालांकि विपक्ष की भी पार्टियां ईवीएम को लेकर न आंदोलन करने को तैयार हैं और न ही ढंग से सवाल उठाने को। करीब करीब ईवीएम विपक्ष की पार्टियों के लिए सांप छुछुंदर जैसा हो गया है, न तो उगलते बन रहा है और न निगलते। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है।
धन्यवाद साथी। जन ज्वार, जनता की मीडिया।